हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। डिक्टेशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर एसएससी को टारगेट करते हुए डिक्टेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करते हो तो डेली उस पर करीब 7-8 डिक्टेशन और पहले से ही उस पर करीब 800-900 डिक्टेशन अपलोडेड हैं। उस चैनल पर आपको सारे नोट्स और उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मुझे आशंका है कि यह निगम ऐसा करने जा रहा है। यह निगम क्षेत्र के बाहर कंपनियों में इक्विटी निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा। यह निगम अन्य जगहों पर वित्तीय प्रपत्रों अथवा अन्य प्रकार के पूंजी निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा और छूट का लाभ उठाकर भी उक्त क्षेत्र के विकास हेतु कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए अगर छूट दी जाए तो यह छूटें केवल उस आय पर होनी चाहिए जो कि उक्त राज्य में नए उद्योगों और नए उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश से अर्जित हो। मैट पर चर्चा करते हुए एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या यह निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं पर भी लागू होना चाहिए। आयकर अधिनियम के खंड 80 के अनुसार निर्यात से होने वाली आय पर छूट दी जाती है। कई वर्ष पूर्व यह प्रावधान लागू किया गया था, परंतु तब से ही इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। कई मामलों में हमने पाया है कि इसका दुरुपयोग काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने में किया जाता है। निर्यातोन्मुखी उत्पादन के मामले में हमने देखा है कि काले धन का दुरुपयोग कच्चे माल को खरीदने और मंजूरी आदि देने के लिए किया जाता रहा है ताकि लाभ दर बढ़ जाए। निर्यात के पश्चात यह धन कर मुक्त निर्यात आय के रूप में वापस आ जाता है। इसलिए हम मुंबई और अन्य व्यापारिक पत्रिकाओं में छपे विज्ञापन देखते हैं जिनमें निर्यात लाभ को बेचने के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। 1 करोड़ रुपए की निर्यात आय को 10 अथवा 20 लाख रुपए में किसी भी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी को बेचा जा सकता है, क्योंकि वह कंपनी निर्यात कारोबार से कर छूट का लाभ उठाएगी और वे अपने अवैध साधनों से निर्यात फर्म के लिए कतिपय धनराशि देने को तैयार है और इसके साथ साथ इन कंपनी के निर्यात ऋण भी दे सकती है ताकि निर्यातोन्मुखी कंपनियों के निर्यात ऋण का लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार का दुरुपयोग काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। मेरे विचार में
मैट को निर्यातोन्मुखी कंपनियों पर लागू करना एक सही कदम है। वर्तमान में यह सिर्फ निगमित इकाइयों पर ही लागू होता है। इसके प्रभाव जानने के लिए इसे थोड़े और समय के लिए उन्हीं के पास रहने देना चाहिए। महोदय, भारत तथा दक्षिण एशिया के अन्य देश अपने अपने अनुभवों से यह अच्छी तरह जानते हैं कि आर्थिक विकास का अपने आप में अधिकांश जनता के लिए कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह बिना आश्रय, स्वच्छ पेयजल तथा जीवन एवं मानव सम्मान के न्यूनतम स्तर के लिए अनिवार्य अन्य आवश्यकताओं के अभाव में भूखमरी से ग्रस्त थी, अस्वस्थ जीवन यापन कर रही है। अतः दक्षिण एशिया में हमें विकास का अर्थ ही बदलना होगा और भविष्य में जब हम विकास की बातें करें तो उसका अर्थ व्यापक तौर पर लोगों का उत्थान होना चाहिए, अर्थात स्वयं समाज के पूरे आधार पर विकास, न कि उसके एक भाग का विकास। यद्यपि समृद्धि अथवा अवसर उत्पन्न करने में समाज के अलग अलग भागों में हो रहे परिवर्तनों का भी अपना अलग महत्व है। अगर हम और स्कूलों, अस्पतालों का निर्माण करें, ऐसे अनौपचारिक ऋण संस्थान खोलें जो गरीबों की, विशेषकर महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अगर हम बेहतर खाद्य वितरण प्रणालियाँ तथा पोषण कार्यक्रम बना सकें, जिसे घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का सुनिश्चय हो सके, अगर हम ऐसे उत्पादन कार्यक्रम बना सकें जो लाभकारी हों और जिनसे संसाधन संबंधी रोजगार जो श्रम प्रधान हों उत्पन्न हो सकें और निर्धन से निर्धन लोगों को लाभकारी रोजगार मिल सके, तभी ठीक अर्थों में लोगों का विकास न कि आंकड़ों, सूचकांकों तथा समष्टि अर्थशास्त्र का संकीर्ण परिभाषा के अंतर्गत समझा जाने वाला विकास। गरीबी उन्मूलन पर स्वतंत्र दक्षिण एशियाई आयोग की रिपोर्ट से भी यही संदेश उभर कर सामने आता है। भारत में हमने अपनी विकास नीतियां इस उद्देश्य को लेकर तय की हैं कि सभी आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों से मानव मात्र का कल्याण हो, विशेष रूप से गरीब लोगों का। इसके अनुरूप ही संरचनात्मक सुधार करते समय हमने गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर परिव्यय बढ़ाए हैं, ताकि सुधार प्रक्रिया का लाभ कमजोर वर्गों को पहुंच सके। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इस उद्देश्य को लेकर तैयार की गई है कि उससे कामगारों के हितों की रक्षा हो। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य
प्रगति की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे लोगों को रोजगार मिले और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के बीच दूरी कम हो तथा यह व्यवस्था पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तो हो ही, साथ ही इससे हमारी नीतियों में लोगों को प्राधान्यता मिले। महोदय, महिलाएं वह शक्ति हैं जिनके सहारे पर सामाजिक परिवर्तन अपना आकार प्रकार ग्रहण करता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बाहर यह प्रतिबद्धता रही है कि हम भारत की महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। स्टॉप।